अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस दो तरह का होता है। लोगों को जब भी नी में पेन होता है तो कहते हैं आर्थराइटिस हो गया, तो वो समझ रहे होते हैं कि मुझे गंठिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम बोलते हैं गंठिया को, जिसमें मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है एज रिलेटेड, जिसमें जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने लगता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। तो आज मैं आपको इन 8 पॉइंट्स में समझाऊंगा कि कौन सा ऑस्टियोआर्थराइटिस है और कौन सा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही पहचान पाएंगे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो नी पेन होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। पर यह डिफरेंस जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों को कई बार अगर गंठिया होता है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज समझकर करना शुरू कर देते हैं और फिर वो ठीक नहीं होते। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो ये शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का पहला पॉइंट आता है जॉइंट कार्टिलेज डिजेनरेशन, यानी कि एज के साथ साथ, इसलिए मैंने मेंशन किया है एज रिलेटेड, एज के साथ साथ जो जॉइंट है वो घिस घिस के फ्रिक्शन होने लगता है और जो जॉइंट जो कार्टिलेज है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से जॉइंट स्पेस कम आती है जब भी हम एक्सरे कराते हैं। तो ये स्पेस रिडक्शन होती है, ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है ऑटोइम्यून डिजीज का। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है कि जब भी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है तो उसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। और ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, यानी कि इसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है। तो ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, मॉर्निंग स्टिफनेस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में कभी स्टिफनेस होगी और कभी नहीं होगी, नी जॉइंट कभी स्टिफ होगा और कभी नहीं होगा। तो ये होता है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो व्यूअर्स अब आते हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सेकंड पॉइंट की तरफ, मॉर्निंग स्टिफनेस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे मेन फीचर है ये, इसके 4-5 ही मेन फीचर हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस पक्का होगी ही होगी, ये इसका मेन फीचर है। तो जिसको भी मॉर्निंग स्टिफनेस की वजह से नी पेन हो रहा है या बाकी भी किसी जॉइंट में पेन हो रहा है तो वो एक बार ही अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस जरूर चेक करवाए। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के थर्ड पॉइंट की तरफ, वन जॉइंट और मोर। कई बार क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली नी में होता है, कई बार किसी को हिप में भी होता है और कई बार किसी को सीएमसी जॉइंट में भी होता है और कई बार किसी को शोल्डर में भी हो जाता है, बट बहुत रेयर होता है। पर ये जो वन जॉइंट और मोर मैंने इसलिए मेंशन किया था, कई बार क्या होता है किसी को थायराइड है या डायबिटीज है तो उसकी वजह से हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, वो दूसरे जॉइंट में भी हो जाती है, बट मोस्टली ये नी में या हिप में ही रहता है। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। अब ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है, जिसे हम पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ये पेरिफेरल जॉइंट, यानी कि छोटे छोटे फिंगर के जॉइंट या टोस के जो जॉइंट होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ये एक मेन फीचर है, एक जॉइंट के साथ साथ दूसरा जॉइंट भी इन्वॉल्व होता ही होता है। पर ये नी में भी पाया गया है, ये हिप में भी पाया गया है और कई बार ये हमारी फिंगर की डिफॉर्मिटी भी बना देता है, जिसे हम बॉन्टिया डिफॉर्मिटी या स्वान नेक भी कहते हैं। तो ये हमारा मेन फीचर आएगा, मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, डिफॉर्मिटी इज रेयर। अब कई बार क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, किसी को बो लेग होती है, किसी को नॉक नीज होती है, पर ये रेयर होता है, हर किसी को डिफॉर्मिटी नहीं बनती। कोई क्रॉनिक केस होगा, बहुत ही कोई केयरलेस पेशेंट होगा, इस तरह से वॉक करता होगा, उसके बाद ही उसको बो लेग होना शुरू होती है, पर यह रेयर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फोर्थ पॉइंट की तरफ, डिफॉर्मिटी प्रेजेंट।
अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफॉर्मिटी हमेशा प्रेजेंट होगी। कुछ देर के बाद क्या होगा, जॉइंट में इतनी डिस्ट्रक्शन हो जाती है कि वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ये डिफॉर्मिटी एक बार बन जाए तो वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो या बनने लगे तो आप फौरन किसी डॉक्टर से मिलें। व्यूज चलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के 5th पॉइंट की तरफ, जॉइंट पेन इन वेट बेयरिंग। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन फीचर है। जब भी हम वेट बियर करेंगे तो तभी हमें ज्यादा पेन होगा। आपने देखा होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके घर में मदर, फादर, दादा, दादी को, किसी को भी जॉइंट प्रॉब्लम होती है तो जब भी वो वेट बियर करेंगे या चलेंगे तो तभी उनको पेन ज्यादा होगा नी में। चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रेस्टिंग पेन प्रेजेंट। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रेस्टिंग पेन ज्यादा होता है। अगर पेशेंट लेटा भी हुआ है तो इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा होगी कि बैठे हुए या लेटे हुए भी उसको नी में या जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाएगी। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब वेट बियर करेगा तो तभी पेन ज्यादा होगा। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा हो गया हो तो तब ही ऐसा होगा कि लेटे हुए पेन हो रहा हो उसको, और ये हम एक्सरे में चेक करवा सकते हैं। व्यूज चलते हैं अपने 6th पॉइंट की तरफ, ऑस्टियोआर्थराइटिस की नो वार्मथ, स्वेलिंग, रेडनेस। जब भी आप जॉइंट को हाथ लगाएंगे या देखेंगे तो ना तो वो वार्मथ होगा, ना रेडनेस देखने को मिलेगी, ना ही स्वेलिंग होगी। ऐसा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। बहुत कम होता है कि जब जॉइंट इतना खराब हो चुका हो तभी ये पॉसिबल है कि आपको कोई रेडनेस, वार्मथ या स्वेलिंग देखने को मिले ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो व्यूज चलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 6th पॉइंट की तरफ, रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग इन जॉइंट। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग इसका मेन फीचर है। जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस इसका मेन फीचर था, वैसे ही रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग होती ही होती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बॉडी की इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो सारी इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, तो ये रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग होगी ही होगी। तो व्यूज चलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के 7th पॉइंट की तरफ, एक्सरे शोज जॉइंट स्पेस रिडक्शन। अब जब भी कोई एक्सरे करवा के आता है तो कहता है कि मेरे घुटनों में गैप आ गया है, जबकि गैप आ नहीं गया, गैप रिड्यूस हो गया है, जिसको हम जॉइंट स्पेस रिडक्शन कहते हैं। अब आप अपनी रिपोर्ट में भी पढ़ सकते हैं कि उसमें भी ये लिखा होता है कि मीडियल जॉइंट स्पेस रिड्यूस, गैप इज रिड्यूस। तो ये जो जॉइंट होता है हमारा फीमर और जो टिबिया जॉइंट है उसमें कार्टिलेज होती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जॉइंट कम हो जाता है, जॉइंट स्पेस कम हो जाती है। ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो व्यूज चलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 7th पॉइंट की तरफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट इन एक्सरे। अब इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट इस हद तक हो चुका होता है कि फीमर और टिबिया ओवरलैप ही कर जाते हैं, यानी कि उसमें जो गैप है बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ऐसे लगता है एक्सरे में कि वो ओवरलैप ही कर गए हैं, फीमर और टिबिया बिल्कुल ही साथ जुड़ चुके होते हैं, इतने खराब हो चुके होते हैं। और ये एज रिलेटेड नहीं होता, किसी भी एज में हो सकता है। कई बार हमने ऐसे खराब एक्सरे देखे हैं जिनकी एज 30 से 35 साल होती है और इतने खराब एक्सरे होते हैं कि उनकी जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी। अब इसमें हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रूल आउट करने के लिए 3 टेस्ट और करवाने पड़ते हैं। एक होता है RA फैक्टर, एक है ESR और तीसरा है ANA। अब ANA टेस्ट होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट, ये भी हमें साथ करवाना पड़ता है इसको कंफर्म करने के लिए। सेकंड एक चीज और आपको टेस्ट कराना पड़ता है HLA-DR4। ये जीनोटाइप जिसके होते हैं, ये हमारी बॉडी में जीनोटाइप्स होते हैं, इसका अगर हम टेस्ट करवाएं, जैसे हम एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए टेस्ट करवाते हैं HLA-B27, इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए HLA-DR4 कराना पड़ता है।
और अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अभी चलते हैं अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लास्ट पॉइंट की तरफ, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का आपको जैसे पता है कि मेडिकेशन में हम ग्लूकोजमीन देते हैं कार्टिलेज को इंप्रूव करने के लिए, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लिया जाता है आपके जॉइंट की मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए, और या आप फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं। लास्ट में ग्रेड 4 के पेशेंट में जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के पेशेंट कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से अपना इलाज करवा सकते हैं और उसके बाद बड़े आराम से अपनी वॉक कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन के काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सारे ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें एक रूमेटोलॉजिस्ट की राय ज़रूर चाहिए होती है, उसको हमें चेक ज़रूर कराना पड़ता है क्योंकि वो एक डोज सेट करता है। हमारी इम्यूनिटी जो बॉडी की जो ऑटो इम्यून डिजीज़ कर रही है, इसमें रूमेटोलॉजिस्ट की एक सजेशन ज़रूरी होती है ट्रीटमेंट के लिए। और मेडिकेशन के साथ साथ मेंटली भी पेशेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है क्योंकि कई बार डिफॉर्मिटी इस हद तक बढ़ जाती है कि पेशेंट कई बार बेड रिटर्न हो जाता है, तो उसको हमें मेंटली भी इंप्रूव करना पड़ता है। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट तो दोनों सूरतों में काम आएगा ही आएगा, पर हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम करना पड़ता है। पेशेंट को बूस्ट कर सकें, उसको मोटिवेट कर सकें, उसकी जितनी को भी मोबिलिटी बची है उसको मेंटेन कर सकें, ये हमारा मेन फोकस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। जब हमारा एग्रीवेटिंग फैक्टर कम हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन थोड़ी हो रही होती है, तो हम उसमें जॉइंट एडजस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो उसमें हम मेडिकेशन के ज़रिए पहले इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि हमें आर्थराइटिस गठिया वाला है या नॉर्मल वाला है, तो ये 8 पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो अब स्पेशल टिप फॉर नी पेशेंट्स। तो अब नी पेशेंट्स के लिए स्पेशल टिप, अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा नमाज पढ़ते हुए, या अगर नहीं भी किया तो इस वीडियो के बाद आज से आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो जब हम रुकू में जाते हैं, आपने ऐसा नमाजियों को देखा होगा, या अगर नहीं भी देखा तो आज इस वीडियो के बाद ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ऐसे खड़े होते हैं। ये वाली जो जगह होती है हमारी प्रॉपर हालो नहीं होती, जिसकी वजह से ये कैप्सूल के ऊपर प्रॉपर स्ट्रेच ना मिलने की वजह से स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। तो इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेच पड़ता रहता है। हम डेली जितनी बारी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर स्ट्रेच रहता है और इसकी वजह से हमें स्टिफनेस नहीं बनती है। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम रुकू में जाते हैं, हुक्म ये है कि हमारे 5 उंगलियां ऐसे खुली होनी चाहिए, बट अक्सर आपने नमाजियों को देखा होगा कि वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे खड़े होने से ये जो हमारा नी कैप है, इसको एक टेंडन इधर कनेक्ट कर रहा है और एक टेंडन इधर कनेक्ट करता है। तो जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो यहाँ पे जो लेगमेंट है उसके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसका यहाँ से और यहाँ से बैलेंस आउट हो जाता है और हमारे जॉइंट के ऊपर पेन आना शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स, आप लोगों से गुजारिश ये है कि जब भी आप रुकू में जाएं, एक तो अपने जिस तरह हमें हुक्म है कि आपने पंजों को प्रॉपर खोल के अपने कैप्सूल के ऊपर रखना है, और दूसरी चीज़ अपने जो नी को बेंड मत कीजिए। जबकि कोई हुज्जत नहीं, को बैक पेन नहीं आ रही, तो फिर तो समझ आता है कि हम अपने घुटने को बेंड कर लेते हैं कि बैक से प्रेशर रिलीज हो जाए। बट इसको आदी मत बना लीजिए इस चीज़ को कि हम घुटनों को बेंड करके रखें, तो ताकि प्रॉपर स्ट्रेच ना मिलने की वजह से फिर हमारे जॉइंट के ऊपर बेवजह का प्रेशर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों में से किसी को भी जॉइंट पेन के इश्यूज आ चुके हैं, नी पेन के इश्यूज आ चुके हैं, गर्दन दर्द आ चुकी है, शटिका के इश्यूज आ चुके हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।